दोस्तों, आज हम लोग एक एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं और इसके थ्रू हम लोग वोकैबुलरी को याद रखने की कोशिश करेंगे। और आज आपके सामने जो द हिंदू का एडिटोरियल मैं लेकर आया हूं वो अभी 15 अगस्त के अवसर पे बहुत ही उपयुक्त एक एडिटोरियल है जिसे हमें समझना चाहिए। और इसका नाम है फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया था उसके बारे में ये एडिटोरियल है। हम लोग इस पूरे एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे, इसमें जितने वर्ड्स हैं उसका मतलब समझेंगे। और दोस्तों, जब आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो तुरंत आपको वर्ड याद हो जाएंगे। और दूसरा बात याद रखना कि एडिटोरियल को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे तुम इसके शब्दों को नोट करो या ना करो, क्योंकि एडिटोरियल को पढ़ना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो मैंने अपने 15 साल के टीचिंग करियर में, जो खासतौर पर मैंने पटना में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मुझे लगता है एडिटोरियल पढ़ना सबसे इफेक्टिव तरीका है वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये एडिटोरियल द हिंदू का हो या टाइम्स ऑफ इंडिया का हो या हिंदुस्तान टाइम्स का हो, किसी का भी पढ़ सकते हो। और एडिटोरियल को पढ़ते पढ़ते ये भी होगा कि वर्ड मीनिंग तो समझोगे, साथ में तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव होगा। और साथ ही साथ तुम जो जो करंट अफेयर्स की बात करते हो, जो जनरल अवेयरनेस की बात करते हो, वो सारी चीजें भी इससे इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम द रैम्पार्ट्स। तो सवाल है कि इस रैम्पार्ट्स का क्या मतलब है, इस रैम्पार्ट्स को कहां पर यूज किया जाता है। और दूसरी बात कि हम लोग इसका मतलब तुरंत लिखते जाएंगे। तो रैम्पार्ट्स मतलब होता है एक्चुअली प्राचीर। प्राचीर का मतलब हो गया एक तरीके से किसी भी तरह का सुरक्षा कवच। रैम्पार्ट्स को एक्चुअली फोर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। फोर्ट मतलब होता है किला और फोर्टिफिकेशन माने किला बंदी, माने सुरक्षा बंदी। तो जो रैम्पार्ट से यानी जो प्राचीर से इन्होंने खड़े होकर उस किले से जो संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस यानी उनके भाषण में है। और बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्पीच वाज मोर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी देन रिफ्लेक्टिव। तो जब आप हिंदू को पढ़ेंगे तो हिंदू में आप देखेंगे कि काफी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, सरकार के लिए भी और बाकी चीजों के लिए। तो ये ऐसा ही है, इसी तरीके से लिखता है। नरेंद्र मोदी का स्पीच ज्यादा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी लग रहा था, मतलब खुद की तारीफ करने वाला, रादर देन रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब सोच से भरा, तो उसमें विचारों से ज्यादा खुद की प्रशंसा की बू आ रही थी उनके स्पीच में। ये एडिटोरियल शुरुआत में बोल रहा है। अब दोस्तों, हम लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ एक एक शब्द का मतलब देखते जाएंगे। परफेक्ट, राइट। और अगर आप लोग इस तरह के एडिटोरियल्स और क्वेश्चन पेपर और रैपिड वोकैब ये सब सेशन और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं। मेरा नाम अमित चौधरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफर्ड व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज एन अकाउंट ऑफ हिज 2 consecutive टर्म्स इन ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरा विश्लेषण ऑफर किया, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने एक अकाउंट यानी कि एक ब्यौरा दिया, उन्होंने एक पूरा डिटेल दिया अपने 2 लगातार टर्म जो उन्होंने ऑफिस में, 2 एक के बाद एक, जो कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव, तो नेक्स्ट टू समथिंग, तो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हुए ऑफिस में उनके बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया। डिलीवरिंग हिज 10th कस्टमरी एड्रेस टू द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। उन्होंने अपना 10वां कस्टमरी एड्रेस, कस्टमरी मतलब कि जो एक विधान है, जो कि एक प्रोसेस है, जो कि एक रिवाज, तो ये रिवाज था, कस्टम था कि उन्होंने भाषण दिया नेशन को और इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने दिया। His last address on August 15 before the general election next year also turned out to be a campaign speech in effect. उनका जो लास्ट एड्रेस था अगस्त 15 को, बिफोर द जनरल इलेक्शन, जो उन्होंने जनरल इलेक्शन के पहले दिया था, जो कि अभी जो उन्होंने एड्रेस दिया और नेक्स्ट साल जो जनरल इलेक्शन होने वाली है, तो ये ऐसा लग रहा है कि कैंपेन स्पीच है। कैंपेन स्पीच मतलब एडवर्टाइजिंग का स्पीच लग रहा है इफेक्ट में, मतलब ऐसा लग रहा है कि
अपना एडवर्टाइजिंग या अपनी प्रशंसा के लिए उन्होंने कुछ बातें बोली। एज ही एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग अ थर्ड टर्म, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि वो थर्ड टर्म जीतने वाले हैं, यानी तीसरे बार भी मोदी सरकार, उन्होंने ये बात बोली। कैटलॉगिंग द अचीवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द कंट्री सिंस 2014। कैटलॉगिंग मतलब होता है, कैटलॉग मतलब जैसे प्रोडक्ट का कैटलॉग आता है जिसमें पूरा डिटेल रहता है प्रोडक्ट का, तो कैटलॉग करना मतलब किसी चीज, कैटलॉगिंग मतलब किसी चीज को डिटेल से बताना, किसी चीज को प्रस्तुत करना। तो उन्होंने इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया, अपना जो भी उनका अचीवमेंट था और जो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव माने पहल, जो नई चीजें उन्होंने शुरू की थी कंट्री में, और जो उन्होंने 2014 से जो वो करते आ रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, द ईयर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, Mr. Modi suggested that it was a new beginning for the country, which was until then unstable and aimless, even though independence from British imperialism was won in 1947. Mr. Modi ने सजेस्ट किया कि एक नया बिगिनिंग हुआ है 2014 से, और उस समय तक कंट्री जो था अनस्टेबल था, अस्थिर था 2014 तक, और एमलेस था, कंट्री को अपना एम ही नहीं पता था 2014 तक। इवन दो इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज बोर्न इन 1947, हालांकि 1947 में ही ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, यानी ब्रिटिश का जो शासन था उससे हमने आजादी 1947 में ही पाली। लेकिन इनका मानना है, मिस्टर मोदी का मानना है कि 2014 तक इंडिया की स्थिति अनस्टेबल और एमलेस थी इनकी सरकार आने से पहले। मिस्टर मोदी साइटेड डेमोग्राफी, मिस्टर मोदी ने साइट किया, साइट का मतलब होता है हिंदी में उद्धृत किया, मतलब एग्जाम्पल दिया, इसका रेफरेंस दिया, तो उन्होंने डेमोग्राफी का रेफरेंस दिया। डेमोग्राफी दो शब्दों से मिला है, डेमो और ग्राफी। रूट वर्ड जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे नॉर्मन लुइस, तो उसमें ये वर्ड आने वाला है। अभी 2 वीडियोस नॉर्मन लुइस के और आए हैं, और तीसरा वीडियो में आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो डेमो मतलब होता है पब्लिक, यहीं से आया है डेमोगॉग, यानी पब्लिक को भड़काने वाला लीडर, डेमोगॉग जो कहा जाता है। तो ये हुआ डेमो माने पब्लिक, और ग्राफी मतलब होता है डिटेल। तो ये पब्लिक का डिटेल है। पब्लिक का डिटेल क्या होगा? पब्लिक का डिटेल होगा कि पब्लिक का आय कितना है, जो देश में लोग है उसमें मेल फीमेल कितना है, उनका इनकम कितना है, एजुकेशन कितना है, ये सारा चीज डेमोग्राफी कहलाता है। तो मिस्टर मोदी ने एग्जाम्पल दिया डेमोग्राफी का, और उन्होंने डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के बारे में बात की, और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, जो हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, उनके बारे में बात की। एज द 3 कोर स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, ये तीनों चीजें हमारे देश का कोर स्ट्रेंथ है, माने बेसिक सबसे बड़ा जो ताकत है वो ये 3 चीज। क्या? एक तो डेमोग्राफी, तो हमारे डेमोग्राफी का स्ट्रेंथ क्या है? सबसे ज्यादा युवा लोग, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है लेकिन हमारे युवा लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, मैंने युवा लोगों के मामले में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं, यंग पीपल। और डेमोक्रेसी तो हमारे पास है ही, प्रजातंत्र हमारे पास है, और डाइवर्सिटी भी, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग सोच समझ के लोग। और अगर हम इस डाइवर्सिटी को यूज करें तो हमारा कंट्री बहुत आगे जा सकता है। तो उन्होंने इसी को अपना स्ट्रेंथ बताया, बिफोर लाउडिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स। और इसके बाद, मैंने ये तो उन्होंने पहले बताया, बाद में उन्होंने लाउडिंग की। लाउडिंग मतलब अपलॉड, मैंने प्रशंसा किया। किसकी प्रशंसा की उन्होंने? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, इसको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, इसका मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी वो लोग होते हैं जो कुछ नए आइडिया पर बिजनेस शुरू करते हैं। अब जैसे कि जो अपने बाप दादा के एंसेस्ट्रल बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है उसको हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए। फिर उन्होंने फार्मर्स की बात की, फार्मर्स की तारीफ की, स्पोर्ट्स पीपल की तारीफ की, हु ओवरकम द ऑड्स। यही स्पोर्ट्समैन और फार्मर्स जो लोग हैं, ये लोग ऑड्स को ओवरकम करते हैं। ओवरकम करने का मतलब विजय प्राप्त करना, और ऑड्स मतलब होता है चांसेस। ये ऑड इवन वाला, सम विषम वाला ऑड नहीं है, इसका मतलब हुआ चांसेस, मतलब किसी भी चीज को होने का पॉसिबिलिटी, यानी कि जो आपके रास्ते में मुश्किलात आती है उन पे विजय प्राप्त करना। तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑड्स जो है, वो जो स्पोर्ट्स पर्सन और फार्मर्स है, वो कितना भी ऑड्स आए, कितना भी मुसीबत आए, ये उस पर कब्जा कर लेते हैं, ये उस पर ओवरकम, विजय प्राप्त करते हैं।
कि कैसे विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि फार्मर्स प्रतिकूल परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में, स्पोर्ट्स पर्सन नेगेटिव परिस्थितियों में भी खेलते हैं। यंग जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके सामने भी परिस्थितियां नेगेटिव होती है, नया बिजनेस, लेकिन वो लोग मेहनत करके इसको सारी विपत्तियों पे विजय प्राप्त करते हैं। He cited 3 challenges that hold back the progress of India. उन्होंने 3 चैलेंजेस का उदाहरण दिया जो इंडिया के प्रोग्रेस को रोकता है। पहला करप्शन, एक तो हम करप्ट है, मतलब एज ए नेशन करप्शन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि काम को करवाने के लिए करप्शन की जरूरत इंडिया में पड़ती है। जिसके पास पावर आता है वो सबसे पहला करप्ट होना सीखता है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि यहाँ वंशवादी पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसी घर का, चपरासी भी उसी घर का, सब अपने घर के लोगों को रख लो, हम अपने ही घर के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट वर्ड पे गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण, अपीजमेंट माने तुष्टीकरण। तुष्टीकरण मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण मतलब होता है किसी एक जाति या धर्म को खुश करने के लिए उसके पक्ष में शासन चलाना, जहां पर किसी को प्लीज करने की, खुश करने की कोशिश किया जाता है। जैसे बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट किया, यानी बहुत समय तक मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए प्लान्स बनाए, ऐसा बीजेपी का आरोप कांग्रेस पे रहता है। तो अपीजमेंट मतलब हुआ कि किसी तरह का तुष्टीकरण। सिंस 2014, हालांकि हमारे देश में बिना अपीजमेंट के पॉलिटिक्स करना, अगर आप माइनॉरिटी को अपीज नहीं करते तो आप मेजॉरिटी को करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुश करने का खेल चलता रहता है। सिंस 2014 मिस्टर मोदी टोल्ड फेलो सिटीजन, 2014 से मोदी ने अपने फेलो सिटीजन्स को बोला है, जो उनके समय के सिटीजन है, नागरिक हैं, whom he addressed as family members throughout the speech। उन्होंने सिटीजन्स को यानी नागरिकों को फैमिली मेंबर्स के रूप में पूरे स्पीच में संबोधित किया। हर जगह उन्होंने बोला कि ये फैमिली मेंबर्स हैं। He has been tackling these challenges head on and making many enemies। वो इस तरह के चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं, मतलब इससे माने ही हैज बीन सामना करते आ रहे हैं, टैकल करते आ रहे हैं, हैंडल करते आ रहे हैं इस तरह के चैलेंजेस को हेड ऑन, मतलब एकदम फेस टू फेस। हेड ऑन मतलब हुआ एकदम फेस टू फेस, बिल्कुल आमना सामना वो प्रॉब्लम से कर रहे हैं। एंड मेकिंग मेनी एनिमीज बट रिमेन्स अनडेटर्ड। और इस तरह से मिस्टर मोदी का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए, लेकिन वो अनडेटर्ड है। अनडेटर्ड मतलब अविचलित, अनफ्लिंचिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जो एकदम डिटरमाइंड हो, एक ऐसा इंसान जो एकदम कमिटेड हो, एक ऐसा इंसान जिसको कि आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, जिसको आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, जिसको आप अपने रास्ते से हटा नहीं सकते। तो उनका कहना है कि वो अनडेटर्ड है, मतलब एकदम अपने रास्ते पे टिके हुए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, इंडिया वाज ओवरकमिंग द इल्स ऑफ 1000 years ऑफ स्लेवरी। हम लोग 1000 साल का जो गुलामी है उसके हम लोग बीमारियों को ओवरकम करने यानी कि कंट्रोल करने के, उसको विन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इज नाउ लेइंग द फाउंडेशन फॉर 1000 year गोल्डन एरा। और हम लोग जो अब ले कर रहे हैं, मतलब बिछा रहे हैं, ले मतलब बिछाना, हम लोग क्या बिछा रहे हैं? तो हम लोग फाउंडेशन यानी नींव बिछा रहे हैं। और किस चीज की नींव बिछा रहे हैं? कि 1000 सालों तक का स्वर्ण काल आने वाला है, अमृत काल आने वाला है, और हम लोग उसकी नींव बिछा रहे हैं। In an emerging new world order, India would be playing a central role, Mr. मोदी से। और जो नया उभरता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई उभरता हुआ दुनिया का जो तरकीब है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अमेरिका थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, चाइना मजबूत हो रहा है, रशिया मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना हो रही है। इस तरह के इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड में इंडिया का एक अहम किरदार है जो वो प्ले करेगा, ऐसा मिस्टर मोदी ने बोला। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं दोस्तों। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर स्पीच वाज इंस्पायरिंग। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच जो था एकदम इंस्पायर करने वाला, उत्साह भरने वाला था। एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। आशावादी मतलब हो गया ऐसी चीज जो आपके अंदर आशा को जगाए। ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है वो होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। तो भाई ये ऑप्टिमिस्टिक,
मैं एक कहानी अक्सर सुनाता हूँ ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक के बीच में अंतर करने के लिए। एक आदमी समुद्र के किनारे से गुजर रहा था, कुछ लोग समुद्र में चीनी डाल रहे थे, तो उसने पूछा कि तुम समुद्र में चीनी क्यों डाल रहे हो? तो लोगों ने बोला कि हमें लगता है कि समुद्र मीठा हो जाएगा एक दिन चीनी डालने से। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक हुए, आशावादी। ये लोग ऐसी चीज की आशा कर रहे हैं जो शायद कभी पूरा ना हो पाए, लेकिन ये कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ लोग समुद्र में नमक डाल रहे थे। उसने बोला तुम क्यों नमक डाल रहे हो? तो उसने बोला मैं पेसिमिस्टिक हूं, मैं निराशावादी, मुझे लगता है कि ये समुद्र में नमक डाल रहा था, तो मुझे लगता है कि समुद्र में नमक कम है और नमक ऐड करना है। ऐसा आदमी निराशावादी होता है, जिसको हर चीज कम लगता है। और जो तीसरा आदमी होता है वो एक्चुअली रियलिस्ट होता है। जो रियलिस्ट इंसान होता है वो समुद्र के किनारे बैठकर आराम से धूप के मजे लेता है। ये रियलिस्ट इंसान, ये रियलिस्टिक इंसान, ये यथार्थवादी इंसान। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया आशावादी। तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो था वो बहुत ही प्रेरित करने वाला था और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी था एट वन लेवल, बट इट वाज आल्सो मोर सेल्फ कंग्रेचुलेटरी। लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला स्पीच था, मैंने खुद की तारीफ करने वाला, खुद का पीठ थपथपाने वाला, एंड एक्सक्लूसिव देन सेल्फ रिफ्लेक्टिव। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं था, एंड यूनिफाइंग, और यूनिफाइंग भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि स्पीच में बहुत ज्यादा सोच को डाला गया है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी जो बात कर रहे थे वो तारीफ की जवान लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद के बारे में कुछ गहराई से सोच रहे हैं और उन सब चीजों को एक साथ लाकर देश की एकजुटता के लिए कुछ बात कर रहे हैं, ऐसी कमी लग रही थी। दो मिस्टर मोदी सेड इंडियाज यूनिटी अक्रॉस रीजन, यूनिफाइंग स्पीच, एकता वाला स्पीच नहीं था। हालांकि मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया का यूनिटी अक्रॉस रीजन, कम्युनिटीज एंड जेंडर वाज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर हिम। उन्होंने ये बात बोला कि इंडिया का जो एकता है, चाहे वो रीजन के अक्रॉस हो, चाहे कम्युनिटीज के अक्रॉस हो, माने अलग अलग संप्रदाय, जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, उनका मानना था कि उनका अटमोस्ट प्रायोरिटी है लोगों के बीच एकता लाना। द यूनिटी पिच डिड नॉट रेजोनेट वेल, लेकिन उनका जो यूनिटी वाला पिच यानी भाषण था, यानी यूनिटी वाला जो उन्होंने दांव खेला, वो रिजोनेट वेल नहीं किया। रिजोनेट करने का मतलब लोगों के साथ वो मैच नहीं किया, मतलब वो लोगों को उस तरीके से अपील नहीं किया। As the principal opposition party, the Congress said, Mr. Modi's speech was full of distortions, lies and exaggerations and vague promises. क्योंकि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उसने कहा, कांग्रेस ने कहा कि मिस्टर मोदी का स्पीच जो है वो डिस्टॉर्शन से भरा हुआ है। डिस्टॉर्शन माने विकृति। डिस्टॉर्शन मतलब हो गया किसी भी चीज को गलत कर देना, किसी भी चीज को गड़बड़ा देना। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को केओटिक बना देना, किसी चीज को डिस्टर्ब कर देना, किसी चीज का शेप खराब कर देना। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है कोई भी अच्छी चीज को बिगाड़ देना। तो ये बोल रहे हैं उनका स्पीच उस तरह की बिगड़ी हुई बातों, माने कुछ गलत बातों से भरा हुआ है। लाइज मतलब झूठ, और एग्जाजरेशन, एग्जाजरेशन मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बड़बोलापन, मतलब राई का पहाड़ बनाने वाली बात, छोटे को बड़ा बनाने वाला बात, तो उनमें एक एग्जाजरेशन माने बात को खींचना। और वेग प्रोमिसेस, वेग मतलब नकली वादा नजर आता है इस भाषण में। द प्राइम मिनिस्टर डिप्लॉयड हिज स्किलफुल ऑरेटरी, प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लॉय किया मतलब यूज किया यानी लगाया अपना स्किलफुल, स्किलफुल मतलब कि अच्छा, जो अच्छे क्वालिटी का, अच्छे स्किल का मतलब जो प्रभावशाली, और ओरेटरी, ओरेटरी मतलब होता है वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब बात करने की क्षमता। तो उनकी जो अच्छी बात करने की क्षमता है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, उन्होंने उसको अप्लाई किया है एक्चुअली टू कॉन्फ्लेट हिज ओन पर्सोना विद द कंट्री। उन्होंने कॉन्फ्लेट कर दिया, कॉन्फ्लेट करने का मतलब मर्ज करना, कॉन्फ्लेट करने का मतलब मिक्स करना, कॉन्फ्लेट करने का मतलब दो चीजों को मिला देना। तो एक्चुअली इन्होंने मिला दिया है, कॉन्फ्लेट कर दिया है अपना पर्सोना, अपना पर्सनैलिटी, तो किसके साथ? पूरे कंट्री के पर्सनैलिटी के साथ, पूरे कंट्री के पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को मर्ज कर दिया। द कंटिन्यूटी इन इंडियाज प्रोग्रेस इन 1947 इज एज सेल्फ एविडेंट। तो जो कंटिन्यूटी है, जो लगातार जो इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है 1947 से,
इज एज सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट मतलब हो गया प्रत्यक्ष, जाहिर, एपरेंट, दिख रहा है। इंडिया का प्रोग्रेस 1947 से दिख रहा है। एज द डॉन्टिंग चैलेंजेस ऑफ इट्स प्रोजेक्ट, और इसके सामने कुछ डॉन्टिंग चैलेंज है। डॉन्टिंग मतलब कि जो एकदम थकाने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, मतलब बहुत भारी भरकम, जिसको आप ओवरवेलमिंग बोल सकते हैं। ओवरवेलमिंग मतलब कोई भी चीज जो जरूरत से बहुत ज्यादा, तो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये डॉन्टिंग चैलेंज इसके सामने है, इंडिया के सामने। डिनाइंग और ओवरलुकिंग आइदर इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी। और अगर हम लोग डिनाई कर दे मतलब एकदम नजरअंदाज कर दें या ओवरलुक कर दें, माने या तो इनकार कर दें या तो रिजेक्ट कर दें या इसको ओवरलुक करें, इग्नोर कर दें, ये एक सही स्ट्रेटजी नहीं है ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। हम लोगों को कहीं ना कहीं जो इंडिया का चैलेंज है उसको देखना पड़ेगा, उसको इनकार या उससे नजर नहीं चुरा सकते हैं। मिस्टर मोदी नोटेड दैट पीस एंड normalcy were returning to strife on Manipur, but no state accountability for the violence and chaos was mentioned। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मिस्टर मोदी ने ये बात बोली कि जो पीस है, जो शांति है, और जो नॉर्मलिसी है, मतलब जो नॉर्मल कामकाज है, वो रिटर्न हो रहा है, वापस लौट रहा है। स्ट्राइफ टॉन मणिपुर मतलब एक जो स्ट्राइफ में, जो दुख में, आपदा में, झगड़े में जो बिल्कुल टूट फूट चुका है, जो तहस नहस हो चुका है मणिपुर, उस जगह पर पीस और जो नॉर्मल स्थिति वो वापस बहाल हो रही। लेकिन उन्होंने कोई स्टेट अकाउंटेबिलिटी का बात नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो उन्होंने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से जो ये देश के लोग हैं, किस तरह से जो उस मणिपुर का जो स्टेट सरकार है वो किस तरह से जिम्मेवार है। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली इस वायलेंस के लिए, इस पूरे हिंसा के लिए। अंदर कैओस, कैओस मतलब होता है उथल पुथल। तो जो उथल पुथल हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके लिए राज्य सरकार कैसे दोषी है, इसके बारे में उसने बात नहीं की। इसके बारे में मोदी सरकार ने बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान इसके बारे में बात नहीं की, ये बोला जा रहा है। और अब हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मिस्टर मोदीज क्लेम ऑफ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। तो मिस्टर मोदी क्लेम कर रहे हैं कि वो अनकॉम्प्रोमाइज मतलब किसी के सामने कोई समझौता नहीं, कोई झुकने वाली बात नहीं। और वो बोल रहे हैं क्रूसेड चल रहा है, मतलब एक तरह से पूरा एक अभियान चल रहा है, एक तरह से धार्मिक अभियान जिसको कहा जाता है, जिसमें लोग एक धर्म की स्थापना के लिए एक साथ कुछ काम। तो बोल रहे पूरा मिशन चल रहा है करप्शन के अगेंस्ट, और ये वीकेंड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा बाय द सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो मिस्टर मोदी का क्लेम ऑफ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन आर वीकेंड। मिस्टर मोदी जो क्लेम कर रहे हैं कि वो एक मिशन चला चुके हैं करप्शन के खिलाफ, वो कमजोर हो जाएगा बाय द सेलेक्टिव अप्रोच। क्योंकि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो सीबीआई है, वो सेलेक्टिव अप्रोच अपना रही। जो इनकम टैक्स है वो सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है, दैट टारगेट ओनली अपोजिशन पॉलिटिशियन। और ये जो सीबीआई या इनकम टैक्स है, ये मेनली अपोजिशन के, विरोधी दल के पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहा है, until the point that they align with the भारतीय जनता पार्टी। और ये तब तक विपक्ष के नेताओं को परेशान करता है जब तक वो अलाइन नहीं हो जाए, जब तक वो एडजस्ट ना हो जाए बीजेपी के साथ, मतलब जब तक वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए या बीजेपी का विरोध करना बंद ना कर दे, तब तक सेंट्रल एजेंसी विरोधी पक्ष के नेताओं को परेशान करते रहती है। ओवरऑल मिस्टर मोदी रीइंफोर्स द फेथ ऑफ हिज फेथफुल एंड स्केप्टिसिज्म ऑफ हिज स्केप्टिक्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिस्टर मोदी ने रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को और मजबूत कर देना, किसी चीज को और ज्यादा सर्टेन कर देना, किसी चीज को और पुख्ता कर देना। तो उन्होंने पुख्ता कर दिया, मजबूत कर दिया द फेथ ऑफ द फेथफुल, यानी जो बीजेपी पे भरोसा करते हैं, जो फेथफुल लोग हैं, उनका फेथ और मजबूत हो गया। और जो स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक्स मतलब होता है संशयवादी, यानी जो लोग बीजेपी पे शक करते हैं, जो बीजेपी पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका स्केप्टिसिज्म यानी शक और बढ़ गया। यानी जो लोग विश्वास करते थे
उनका विश्वास बढ़ गया, और जो लोग शक करते थे उनका शक बढ़ गया। तो दोस्तों हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि इस पूरे एडिटोरियल को शुरू से जो जो हमने देखा उसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम लोग को जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाना होगा तो इसी तरीके से करना होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो अपने लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे हैं उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बोला जा रहा है उनका भाषण ज्यादातर अपनी तारीफ करने वाला लग रहा है रादर देन की विचारों से भरा हुआ। और उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राइम, अब इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जैसे हमारे सामने जो वर्ड्स आते जाते हैं उसको देखते जाते हैं। जैसे बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव हो गया। उसके बाद कस्टमरी एड्रेस मतलब हो गया जो रूटीन के हिसाब से जो एड्रेस देना है। कैंपेन स्पीच मतलब हो गया अपनी तारीफ, अपना ज्यादा बड़ाई करने वाला स्पीच। कैटलॉगिंग का मतलब हो गया प्रदर्शित करना किसी चीज को। इनिशिएटिव मतलब होता है किसी तरह का पहल। उसके बाद आप बोल रहे हैं अनस्टेबल माने अस्थिर। एमलेस हो गया जिसका कोई एम नहीं है, इधर उधर भटकने वाला, राइट। अगर हम और आगे बढ़े तो इसमें इंपीरियलिज्म आ रहा है। इंपीरियलिज्म तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं बहुत शुरू से। इसका मतलब होता है किसी भी तरह का उपनिवेशवाद जिसमें कि जैसे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके डेमोग्राफी माने होता है लोगों का डिटेल, पॉपुलेशन का एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता। उसके बाद लाउडिंग मतलब होता है प्रशंसा करना। एंटरप्रेन्योर्स मतलब होता है उद्यमी। उसके बाद ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ऑर्स मतलब होता है चांसेस, पॉसिबिलिटी। साइटेड मतलब कोई एग्जांपल देना। होल्ड बैक मतलब किसी को रोकना। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स माने जो वंशवाद वाला पॉलिटिक्स होता है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स माने तुष्टिकरण। उसके बाद फेलो मतलब जो साथी है। उसके बाद अनडिटर्ड मतलब अविचलित, जो अपने मार्ग से ना हटे। ओवरकमिंग मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज पे विजय प्राप्त करना। स्लेवरी मतलब दासता। फाउंडेशन मतलब नींव। एमर्जिंग मतलब उभरता हुआ। लेइंग मतलब होता है किसी चीज को रखना, बिछाना। इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरित करने वाला। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब खुद की तारीफ करना। एक्सक्लूसिव माने खास तौर पे। सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब सोचने वाला। यूनिफाइंग मतलब एक करने वाला। यूनिटी मतलब एकता हो गया। अटमोस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। रिजोनेट करना माने किसी के साथ मैच करना, फिट होना। डिस्टॉर्शन माने विकृत कर देना। लाइज मतलब झूठ। एक्सैजरेशन मतलब बात को बढ़ाना। वेग मतलब अस्पष्ट। ओरेटरी मतलब होता है वाक्पटुता, बात करने की एबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दो चीजों को मिलाना। पर्सोना मतलब होता है पर्सनैलिटी। सेल्फ एविडेंट मतलब होता है जो खुद से जाहिर हो। डॉन्टिंग मतलब होता है थकाने वाला, परेशान करने वाला, बहुत ज्यादा भारी भरकम। डिनाइंग मतलब होता है इनकार करना। ओवरलुकिंग माने नजरअंदाज करना। और अगर थोड़ा सा और आप इसमें आगे बढ़िएगा तो बाकी वर्ड्स भी देख लीजिए। उसके बाद है नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल स्थिति। नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल स्थिति। स्ट्राइफ टॉन माने जो झगड़े से बिल्कुल बर्बाद हो गया, मणिपुर। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। केओस मतलब होता है उथल पुथल। क्रूसेड मतलब होता है एक तरह का पूरा एक मुहिम। और अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब होता है जिसमें आप किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करें, ऐसा अभियान आप चला रहे हैं जिसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। वीकेंड माने कमजोर करना। और इसके बाद जो वर्ड है अलाइन मतलब किसी के साथ एडजस्ट करना। और उसके बाद एक वर्ड है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का स्पेलिंग अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हो तो रीइंफोर्स, RENFORC। मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना,
किसी भी चीज को मजबूत कर देना, और उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है स्केप्टिसिज्म। तो स्केप्टिसिज्म को भी याद रखिएगा, स्केप्टिसिज्म मतलब होता है शक। तो जो लोग शक कर रहे हैं, जो स्केप्टिक्स हैं, जो शक करने वाले हैं, उनका शक बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये आपने देखा एडिटोरियल, ऐसे ही और एडिटोरियल हम आपके सामने लेते आएंगे। रैपिड वोकैब के लिए हम लोग नॉर्मन लुइस, एच.सी. हार्डविक, ब्लैक बुक, इन सारी किताबों को यूज करेंगे, और इसके अलावा गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर भी आपके पास आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।